जिस देश में क्रिकेट एक धर्म के तौर पर पूजा जाता हो, वहां पर सिर्फ क्रिकेट के भगवान भी नहीं होते, वहां पर क्रिकेट की देवियां भी होती हैं। अमूमन सालों तक हम लोग एक बात पढ़ते रहे कि क्रिकेट एक धर्म है और उसके कुछ खिलाड़ी भगवान हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चीज बदल गई और बदला है एक स्वरूप भी क्रिकेट को देखने का। क्रिकेट का मतलब सिर्फ पुरुष खिलाड़ी नहीं है। क्रिकेट का मतलब वो बड़े बड़े चौके और छक्के सिर्फ आदमी नहीं लगाता। अब क्रिकेट का मतलब बदला है और जैसा मैंने शुरू में कहा कि उसमें कुछ देवियां भी आ गई हैं। अब कौन देवी हैं उसको बताने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के एक शहर पर ले चलते हैं, आगरा पे। आगरा को आप लोग ताजमहल के कारण जानते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया को आगरा ने सिर्फ ताजमहल नहीं दिया, सिर्फ चूड़ियों का काम नहीं दिया। वहां से एक ऐसी खनक भी निकली है जो स्टेडियम में खूब गूंजती है। दीप्ति शर्मा उनका नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग राजधानी लखनऊ में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की कमान आप WPL में संभाल रही हैं। यूपी वॉरियर्स के आप लोगों के साथ जर्सी को वियर करके बैठी हैं। दीप्ति, अमर उजाला पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैंने वो देवी वाली बात इसलिए कही क्योंकि एज अ फैन भी उतने बड़े बड़े छक्के चौके मारते देखे हम लोग टेनिस बॉल से भी नहीं मार पाते हैं जितने आपने मारे हैं। हर कोई बहुत आसान नहीं होता कि 188 का स्कोर कर ले, गली में नहीं होते हैं, आपने स्टेडियम में कर रखा है। आसान ये भी नहीं होता कि 100 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट आ जाएं। लेकिन वो सब अचीवमेंट आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ढेर सारे लिंक्स पर, ढेर सारे वीडियोस पर आपकी पूरी प्रोफाइल मिलती है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि अगर आप अपनी जर्नी को खुद बताएं कि चीज कहां से शुरू हुई, पहला बड़ा टर्न अराउंड कहां आया और फिर अब यूपी की कप्तानी, क्योंकि बीच में तो कुछ बंगाल कनेक्शन भी आया था और वो धीरे धीरे हम बाद में लाएंगे। जी नहीं, मतलब जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई क्योंकि मेरे भैया खेला करते थे पहले, और वो भी यूपी के लिए खेल रहे हैं, अपना स्टेट के लिए। तो मतलब मेरा ये था कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, और मैंने मतलब फैमिली को बोला कि मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन कैसे खेलते हैं, एक बार मेरे को ग्राउंड पे जाना है। तो फिर वो लेके गए। पहले तो लेके नहीं जा रहे थे, उनको लगा अरे बॉल वगैरह लग जाएगी। तो फिर जब मैंने पेरेंट्स को बोला, तो फिर जब पेरेंट्स बोलते हैं तो बच्चे मना नहीं कर पाते। तो फिर वो लेकर गए मुझे। उसके बाद मतलब जस्ट मैं ऐसे ही, जैसे लाइक इधर बैठी हूँ, ऐसे स्टेयर्स पे बैठी हुई थी, तो एक बॉल आता है, मैं उसको ऐसे ही जस्ट पास करती हूँ और वो डायरेक्ट हिट लग जाता है थ्रो स्टंप पे जाके। कुछ 40 मीटर और समथिंग डिस्टेंस था उसका। तो वहां पर हेमलता काला जी मतलब प्रैक्टिस करा रही थी गर्ल्स को। तो फिर वहां पे जब उन्होंने वो थ्रो देखा, उसके बाद ये हुआ कि अरे ये बच्चा कौन है जो इतना शार्प थ्रो इतनी कम उम्र में लगा लगा सकता है। तो फिर क्या एज रही होगी आपकी? मेरी 7 to 8 years रही थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने पूछा भैया को, उनको ऐसे लगा कि मैंने कोई शरारत तो नहीं कर दी, पहले दिन लेकर आए और कुछ ऐसे हो गया हो। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बोला भैया को कि काफी टैलेंट है इनके अंदर, ये मैंने इनकी एक थ्रो में देखा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी शार्प थ्रो नहीं मार सकता। तो मतलब ये मान लीजिए, जब से उन्होंने कहा कि आप अपने देश के लिए खेलेंगे, कंट्री के लिए खेलेंगे, ये मैं आज लिख के देती हूँ। तो मतलब जब से उन्होंने बोला, तब से मैंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू स्टार्ट कर दी। तो मेरी लाइफ में आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वो थ्रो नहीं देखते तो शायद आज मैं यहाँ इस मंच पर, यहाँ पर कंट्री के लिए WPL नहीं खेल रही होती। उन्होंने जब पहचाना मेरे टैलेंट के बारे में, ये तभी पॉसिबल हो पाया, और फिर तो फैमिली का तो सपोर्ट शुरू से ही रहा है। आपने एक चीज बताई और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट भी, कि अमूमन हम लोग जब भी देखते हैं कोई भी गेम हो तो बैटिंग स्किल से बैट्समैन सिलेक्ट होता है, बॉलिंग स्किल से बॉलर सिलेक्ट होता है। लेकिन देश की इतनी बड़ी प्लेयर एक थ्रो से सिलेक्ट हो जाए, ये कौतूहल की बात भी है और ये इंटरेस्टिंग भी है कि टैलेंट पहचानने वाले कहीं भी हो सकते हैं। अब उस जर्नी से मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मतलब एक प्लेयर के तौर पर कई सारे चैलेंजेस आते हैं, कई सारे मैच ऐसे हैं। कैसे दीप्ति ने अपनी इमेज एक ऐसे प्लेयर की बनाई कि चाहे सामने वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हों, वो ब्रिटिश प्लेयर्स हों, या फिर कोई भी टीम के वो प्लेयर हो जिनके बारे में हमारा ये मानना है कि ठीक है, वुमेन क्रिकेट जब शुरू हुआ था तो उतनी अचीवमेंट नहीं थी। ये बात एक सच है। हम अ, झूलन जी के मैच देखते थे, उनकी बॉलिंग देखते थे और वो हमने बहुत पढ़ा। मतलब मुझे लगता है कि शायद वुमेन क्रिकेट में पहचान दिलाने वाले अगर शुरुआती चेहरे बनेंगे, वो एक बनी। लेकिन ये बात भी सच है कि एक प्लेयर से पूरा मैच नहीं पलट सकता। लेकिन दीप्ति ने वो एक चेंज लाया है। अब हम लोग जब घर पर बैठकर देख रहे होते हैं, या और अब तो हम लखनऊ में स्टेडियम पर देखेंगे, आप उतरती हैं और चेंज आ सकता है, फंसा मैच निकल सकता है। ये टेम्परामेंट क्या शुरू से था, डेवलप किया है कि नहीं मारना है और खूब मारना है? नहीं, शुरू से तो नहीं था, क्योंकि ऐसे मैचेस आए हैं जब मैंने स्टेट के लिए भी खेला,
जब उस टाइम में ओपन करती थी, तो ऐसे चैलेंजेस आए हैं कि मतलब दूसरे एंड से विकेट्स जाते रहते थे। मेरे को एक तरफ अपना सेव करके रखना होता था कि नहीं चलो अगर मैं हूँ तो मैं जिता सकती हूँ टीम को। तो वो चैलेंजेस वहां से आए। फिर इंडियन टीम के साथ जितने भी मैचेस खेले, फिर चाहे वो कोई भी टीम हो, छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, जो भी टीम हो, मेरा मोटो एक यही रहता था कि मुझे नॉट आउट जाना है, टीम को जिताना है, हमेशा यही मोटो रहा है। और जब आप टीम को जिताते हो और जब आप नॉट आउट जाते हो, उसकी फीलिंग एक अलग ही होती है। आप आउट होके टीम जीत रही है या फिर जो अगर आपने अच्छा भी करा है फिर भी टीम नहीं जीत पा रही है, तो वो एक संतुष्टि नहीं होती कि आपने अच्छा तो करा बट टीम नहीं जीती। आप टीम जीतने में कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, उसकी अलग ही बात है। तो हमेशा से मुझे चैलेंजेस अच्छे लगे हैं और टफ सिचुएशन जो आती हैं, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उसको। तो आई थिंक जो भी मैच अभी तक खेले हैं हमेशा चैलेंज रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इजी मैच रहा हो। तो जब थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, वो उसको मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। देखिए, आपने दो शब्द कहे, अगर मैं उन दोनों शब्दों को पकड़ूं, एक कि चैलेंज आता है तो आप चाहते हैं कि टीम को जिता कर लाएं, दूसरा जी, नॉट आउट होकर लौटे। जी, नॉट आउट होकर लौटने के दो तरीके हमको बचपन में, जो स्कूल कॉलेज में क्रिकेट जितना सिखाया गया, समझाए गए कि बाहर की बॉल छोड़ते रहो और आती बॉल को खेलते रहो। खेलते रहो, मारते रहो कोई नहीं सिखाया था। तो आपने जो अपने में ये लाया है कि बाहर की बॉल को बाहर मारो और शरीर की बॉल मारेगा तो बताओ कि बाहर मारना पड़ेगा, इसको भी बाहर कर सकती हूँ, ये कैसे डेवलप किया? क्योंकि कोचिंग मैनुअल एक समय तक, जब मेरे ख्याल से आप भी होंगे क्योंकि आप 97 आपका बॉर्न है, 90s की जो बच्चे निकले हैं उनके सबके कोचिंग मैनुअल में यही बात है। मतलब वो बड़े से बड़े प्लेयर्स, आप लोगों ने भी शायद ऐसे सीखा होगा कि बाहर की बॉल को छोड़ना सीखो और अंदर की बॉल को खेलना सीखो। बिल्कुल। तो वो चेंज कैसे किया कि नहीं, हर बॉल को मारना सीखो? जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो बेसिक आपका फ्रंट फुट डिफेंस से होता है। लेकिन अभी क्रिकेट ना वो डिफेंसिव रहा नहीं है। अभी T20 हो या 50 ओवर्स हो, आपको खेलना रन अ बॉल ही होता है उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब ये मेंटली थोड़ा सा चेंज मैंने करा है अपने गेम में कि पावर हिटिंग पे वर्क करा है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपको 8-10 के एवरेज से, कभी कभी होता है कि 12 के एवरेज से भी रन चाहिए होते हैं। तो आपको ना वो मोमेंटम शिफ्ट करना होता है। हम्म। आप एक ही फ्लो में नहीं खेल सकते। तो जब मैंने वो चीज़ प्रैक्टिस में डेवलप करी और वो चीज़ें जब मैंने मैच में अप्लाई करी, तो वो थोड़ी सी आसान हो गई मेरे लिए। एक चीज जो अपनी जर्नी में बड़े आसानी से डग कर दी, वो थी स्कूल लाइफ के बारे में। जी, 7 और 8 साल की उम्र में थ्रो मारा वो तो पता चल गया, लेकिन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान धीरे धीरे बदल भी रहा है। जी, बदल ये भी रहा है कि अब हमको ये नहीं बोला जाता कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वो कहा जाता है कि खेलो कूदो। जी। लेकिन पढ़ाई लिखाई वाला जो दोहा पहली लाइन का है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो क्यों डग के, मतलब कैसी थी आप? एक नहीं मतलब अगर आपको 2 चीज़ चुननी हो तो आप दोनों तो नहीं चुन पाओगे। आपको एक चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, या तो वो पढ़ाई हो या तो खेल हो। दोनों चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो मतलब मेरा ये रहा है, मतलब स्टडी मैंने ऐसे करती थी कि मैं अपनी बुक्स वगैरह लेके जाती थी। बोर्ड का एग्ज़ाम रहता था तो मैं लेकर जाती थी। जब भी टाइम मिलता था मैं अपना अपना रिवाइज़ करती रहती थी कि चलो जब मैं मैचेस खेलने के बाद जाऊँगी तो मेरे को एग्ज़ाम्स देने हैं। बट उतना ऐसे नहीं रहता था कि एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्रिकेट रही है स्टार्टिंग से, और एक ही चीज़ पे ध्यान रहा है। क्रिकेट स्टडी तो चलो सेकेंडरी है कि ये हो जाएगी साइड बाय साइड, लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा क्रिकेट का ही रहा है। और फिर जब फ्री टाइम मिलता है तो आप पढ़ाई तो करते ही हो। हम लोग फ्री टाइम में, मतलब हम लोग पढ़ाई से फ्री होते थे तो हम क्रिकेट पर जाते थे, आपने क्रिकेट से फ्री होकर पढ़ाई को चुना। कैसी स्टूडेंट थी आप, मतलब रिजल्ट्स के मामले में अगर देखा जाए? एवरेज, गुड, टॉपर? अ, मतलब गुड थी, गुड मैं बोल सकती हूँ क्योंकि जब कोई क्या-क्या बोला आपने? गुड, एवरेज और एवरेज और टॉपर? टॉपर? टॉपर इसलिए क्योंकि टॉपर तो देखिए मैं सही बताऊँ तो वही हो सकता है जो पूरी सालों-साल मेहनत करे सिर्फ पढ़ाई में। और सेम खिलाड़ी भी वही होता है जो सालों-साल एक भी दिन गैप ना करे, वो ही एक अच्छा प्लेयर बनता है। हम्म। तो दोनों चीज़ में डिफरेंस है। और हाँ, मतलब अपनी स्टडी उसमें मैं अच्छी रही हूँ मतलब। आप यूपी बोर्ड से पढ़ी हैं? जब ये वीडियो हम रिलीज करेंगे ना, कमेंट बॉक्स पे लड़के एक चीज पक्की लिखेंगे कि यूपी बोर्ड में लड़कियां टॉप करती ही हैं, इसलिए वो टॉपर की कैटेगरी हमने डाली थी ओके। कि हम लोग एवरेज पढ़ाई करते हैं और बिलो एवरेज रिजल्ट आता है। और कई लड़के बताते हैं कि उनकी क्लास की लड़कियां एवरेज पढ़ाई करती हैं और टॉप वाला रिजल्ट आता है। तो जैसा आपने कहा कि पूरा क्रिकेट को फोकस किया तब भी आप गुड पर आ गई, और ये पता नहीं क्यों होता है, ये लड़के शायद कमेंट बॉक्स पे लिख के बता पाएंगे। लेकिन एक चीज वापस, अब आप यूपी वॉरियर्स की कैप्टनसी संभाल रहे हैं, मतलब आप भी, आप और हम यहाँ बैठकर बात इसलिए भी कर रहे हैं कि आप लखनऊ में फॉर अ पर्पस हैं। और वो पर्पस ये है कि WPL में यूपी की टीम
उम्मीद रख रही है कि हमको जीतना है। और लखनऊ में बैठ के बात करेंगे तो हम तो ये आपसे अपनी मांग भी रख सकते हैं कि जीत कर लाइएगा कैप्टन। जी। डब्ल्यूपीएल ने क्रिकेट को और खास तौर पर लड़कियों के लिए क्रिकेट को, इस देश में उस पूरे क्रिकेट स्ट्रक्चर को, उस पूरे माहौल को कितना बदला है? काफी बदला है, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि डब्ल्यूपीएल स्टार्ट हो। हमेशा हम आईपीएल ऑक्शन देखते थे, वही देख के ये रहता था कि एक दिन हम भी देखें कि चलो हम अपना मैच देख पा रहे हैं, वो भी डब्ल्यूपीएल का। तो मतलब अच्छा इनिशिएटिव है बीसीसीआई की तरफ से, और काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले सिर्फ डोमेस्टिक हुआ करता था। फिर डोमेस्टिक में जो बच्चे अच्छा करते थे, बहुत टैलेंट तो बहुत है, लेकिन जब आप अच्छा करते हो तो आप थोड़ा सा कम दिख पाते हो, ऐसा हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अभी कैसा है कि आप डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हो, डब्ल्यूपीएल के चांसेस हैं। तो काफी जितने भी टैलेंट है वो निखारने का मौका मिल रहा है कि चलो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम जब हमारी जब बोली लगेगी, जब हम सोल्ड होंगे, तो डेफिनेटली हम अच्छा करें। सबकी फैमिली के लिए भी एक काफी अच्छा ये है कि अच्छा प्राउड फील होता है। कई सारे न्यू न्यू अब न्यू प्लेयर्स आए हैं हर टीम में, देखा जाए तो। जैसे लाइक फॉर हमारी टीम में क्रांति आई है, काफी न्यू प्लेयर्स हैं, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। और कई सारे ऐसे टैलेंट है जो कि अभी दिखाने का मौका उतना नहीं मिल पाया है, लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में वो भी टैलेंट दिखाने का मौका मिले। लेकिन बिल्कुल लाइफ चेंज हुई है डब्ल्यूपीएल आने से, काफी कुछ चेंज हुआ है, और आने वाले टाइम में और भी होगा। कप्तान मेम साहब, एक बात बताइए, कितनी उम्मीद हम रखें? मतलब यूपी वॉरियर्स, क्या टारगेट है, क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो देखिए क्रिकेट में हमेशा होते हैं, चाहे आप जीतो या जो भी हो, है ना। हमेशा मैं उसको एज अ चैलेंज ही लेती हूँ, एज अ टीम हो या एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, जो भी है। लेकिन हमारा यही है कि 3 होम गेम मिल रहे हैं, एडवांटेज लाइक हमारा ही रहेगा, फैन्स का रहेगा, ग्राउंड का रहेगा। तो हमारा उससे ऑब्वियसली प्रेशर नहीं रहेगा कि होम का मैच है एंड देन कुछ प्रेशर रहे कि नहीं हमें ये करना ही करना है। हम अपना नॉर्मल मैच की तरह खेलेंगे, जैसे हमने पिछले 2 बैक टू बैक मैचेस खेले। उसके जो भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी, जो भी माइंडसेट था, एज अ टीम खेले हम लोग, तो डेफिनेटली उन्हीं चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ ज्यादा अलग नहीं करेंगे। एज अ कैप्टन क्या चैलेंज है दीप्ति की? कैप्टनसी आप कर रही हैं, और शायद मैं उसको आगे पूछता, लेकिन मैं भी पूछ ले रहा हूँ। हमारे कई जो व्यूअर्स होंगे और जो पहले से आपको जानते हैं, हम भी इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे कि हम शायद फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लीडरशिप जो आप डब्ल्यूपीएल में दिखाएंगी वो नेशनल टीम में भी काम आएगी, ऐसा हमको पूरी उम्मीद है। सो कैप्टनसी का एक डिफरेंट चैलेंज होता है, क्योंकि बाकी गेम से अलग क्रिकेट में कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। फील्ड पे मैनेजर या कोच सब कुछ नहीं तय करता, वो आपको पिच पर या फील्ड पर घुसने से पहले सब बता देंगे, लेकिन एक बार आपने वो रोप पार कर ली, फिर डिसीजंस आपके हैं। बिल्कुल। आपने बॉल किसको दी, आपने बैटिंग में क्या शफल किया, आपने फील्डिंग क्या लगाई, वो जीत का क्रेडिट शायद आप जैसे लीडर टीम को देते हैं, लेकिन जब हार होती है तो कैमरा फोकस आप ही पर हो जाता है। तो वो कितना अलग होता है कैप्टनसी का प्रेशर, या कैप्टनसी को फील करना, क्या वो एंजॉय है, प्रेशर है, दोनों है, तो किस तरीके से है? प्रेशर रहता है, लेकिन सी मैंने जैसे बताया कि मैं उसको प्रेशर जैसा नहीं लेती, क्योंकि एज अ कैप्टन आपको दोनों चीज फेस करना आना चाहिए, चाहे आप जीत रहे हो चाहे आप हार रहे हो, क्योंकि दोनों चीज का एक्सपीरियंस एक अलग होता है। ऑब्वियसली एज अ कैप्टन आप चाहते हो कि हम जितना ज्यादा मैचेस जीतते रहें, लेकिन मैं उसको एज अ चैलेंज लेती हूँ। जब एज अ प्लेयर खेलती थी तब भी चैलेंज रहता था, अभी एज अ कैप्टन जब खेल रही हूँ तो डेफिनेटली अपना भी परफॉर्म करना है, साथ में टीम का भी परफॉर्मेंस निकलवाना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंज ज्यादा है, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ। और अच्छा लगता है कि जब प्लेयर्स को जो चीज बोली जाए और वो चीज अगर अप्लाई करते हैं ग्राउंड पे, तो मेरी मेरी जॉब बहुत ईजी हो जाती है फिर। इस बार तो यूपी वॉरियर्स में क्रांति भी आ रही है, हम जी। उम्मीद करते हैं कि डब्ल्यूपीएल में भी क्रांति आएगी। एक चीज और बताइए, आपने कहा होम गेम है, होम स्टेडियम है, लखनऊ से आपका क्या कनेक्शन रहा है? कितना आप लखनऊ को जानती हैं, कितना लखनऊ में आपने वक्त बिताया है? क्या खुद भी थोड़े बहुत लखनऊ वाले होने का भी फर्क पड़ता है पिच पर जाने के बाद? लखनऊ में एक्चुअली मैंने ऐसे बहुत लंबे टाइम के लिए तो नहीं रही, क्योंकि मैचेस वगैरह होते थे पहले। हमारी चैलेंजर ट्रॉफी हुआ करती थी, मतलब यूपीसीए कराया करते थे। फिर उसके बाद हमारे रिसेंटली जो मैचेस हुए वो जोनल्स वाले हुए थे, टी20। तो मतलब पता है विकेट कंडीशन कैसी है, वेदर का भी पता है, तो मतलब ये है कि हमें ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है, हमारा जो गेम है हमें वो खेलना है। चलिए, जो मैंने आपसे कहा था कि ये दो पार्ट में हम बातचीत को ले जाएंगे, तो आपने पिच के बताया, पिच के बाहर लखनऊ को कितना एंजॉय किया? मतलब
एज अ प्लेयर क्या कर भी पाती हैं, मतलब क्या कबाब खा पाते हैं? चलिए दीप्ति शर्मा है, कबाब नहीं पूछते तो क्या गोलगप्पे खा पाती हैं? क्या हजरतगंज हॉपिंग हो पाती है? क्या वो जगह देख पाती हैं जहां हम लोग शायद आज संडे शाम को आपको दिखें, लखनऊ वाले दिखें? उस तरीके से लखनऊ एंजॉय हो पाता है? नहीं, बिल्कुल, जैसे जब मैं आई थी उसके बाद मैं हनुमान जी के टेम्पल गई थी, उधर हजरतगंज में ही है। जी। फिर सबसे पहले मेरा ये रहता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, मुझे हनुमान जी के टेम्पल जाना ही जाना है। तो ये रहता है, और प्लस मतलब गोलगप्पे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि डाइट को चलते हुए एक एक दिन चीट डे तो हर प्लेयर का आता है, तो फिर उसको उस टाइम पे यूज किया जाता है। तो आपका चीट डे का गो टू मील क्या होता है या गो टू फूड क्या होता है? मैं स्ट्रीट फूड बहुत कम खाती हूँ, मतलब लाइक ये नूडल्स वगैरह तो पसंद नहीं है मुझे, गोलगप्पे ज्यादा पसंद है। और फिर अगर लखनऊ में आए हो तो चाट तो बहुत ही फेमस है, बिल्कुल। तो वो। चलिए, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये मतलब मैं नहीं सोचा था, और मैं बिल्कुल जब आपको आते देखा तो मुझे एक चीज याद आई। जैसे मैंने आपको अ, बहुत जोर से शॉट मारते देखा है, अच्छी। कुछ क्रिकेटर से हम मिले, एज अ जर्नलिस्ट हम कुछ प्लेयर से और मिलते हैं, और एक सवाल मेरे मन में जो तुरंत आया और मैं ईमानदारी से उसको पूछ लेना चाहता हूँ, वुमेन क्रिकेट में भी स्लेजिंग होती है क्या? बिल्कुल होती है, दिखने में लगता होगा नहीं होती है, लेकिन होती है। तो अब वापस जो उसका सप्लीमेंट्री सवाल है जो शायद ज्यादा बड़ा है, भारत पाकिस्तान का मैच होता होगा तो अंग्रेजी में भी नहीं करनी पड़ती होगी? नहीं, देखिए, चाहे विमेन्स का मैच हो इंडिया पाकिस्तान या मेंस का हो, स्लेजिंग बराबर रहती है, चाहे वो प्लेयर्स की तरफ से हो या फैंस की तरफ से हो, वो तो। फैंस वाली जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे, पिच पे आप लोग क्या करते हो, किस मतलब तरीके की? मैं तो नहीं करती, अपना अगर खुद का बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो बहुत नॉर्मल मैच की तरह खेलती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर आप बैट से कर चुकी होती है ना? बैट से बॉल्स भी तो बॉल बाकी से भी रहती कर चुकी है होती? बाद में। नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर वाला गेम होता है, सबसे ज्यादा वही होता है, जितना आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलो, इंग्लैंड के साथ खेलो, पाकिस्तान के साथ एक अलग ही कंपटीशन वाला मैच रहता है। तो उतना ज्यादा सोचते नहीं है हम, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मीटिंग में भी हम लोग यही बोलते हैं कि ज्यादा नहीं सोचना, बट नॉर्मल मैच की जब तरह। आप पिच पर उतरती होंगी, फैंस तो फील कराते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान है, वो बिल्कुल। क्राउड का एटमॉस्फेयर या वो क्राउड का टेम्परामेंट वो अलग रहता है। कैसी स्लेजिंग होती है, मतलब वो जो नहीं बोल सकते, या कुछ ऐसा कि हाँ मेंटली परेशान कर रहे हैं कुछ? नहीं, हमें जब हम ग्राउंड में खेलते हैं हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, फैंस लोग ही आपस में स्लेजिंग चालू रहती है, तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती अंदर कुछ बोलने की। आपका अब तक के क्रिकेट करियर का फेवरेट ड्रेसिंग रूम मोमेंट क्या है, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये अनफॉरगेटेबल है, मतलब ये एनर्जी या ये चीज? अ, वो शायद बहुत लो पॉइंट भी हो सकता है और वो बहुत हाई पॉइंट भी हो सकता है, कई बार हम लो पॉइंट से सीखते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप कोई एक लो पॉइंट अपना जरूर बताइए, एक हाई पॉइंट जरूर बताइए, जिससे हमको समझ आए कि कितनी सारी मुस्कुराहटों को, चीख चिल्लाहटों को आपने एंजॉय किया, और कितना ऐसा टाइम रहा होगा जब आपको लगा कि नहीं, उससे कैसे आप पार पाए? तो जब मेरा डेब्यू हुआ था उस टाइम पे ऑब्वियसली काफी अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, और फैमिली को भी, क्योंकि बहुत प्राउड मोमेंट था, उन लोगों के लिए एक ड्रीम था। तो अच्छा लगा कि जब डेब्यू कैप मिल रही थी, उससे पहले अपने ट्रेनिंग सेशन हो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं नर्वसनेस थी कि अरे इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उनके सामने मैं मतलब काफ़ी ऑब्वियसली छोटी थी मैं, कुछ 16 साल की थी उस टाइम पे। तो लेकिन जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ख़्याल रखा, टेक केयर किया कि नहीं, हम एज़ अ टीम है, ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो, हम बड़े हैं। ऐसा मतलब उन्होंने बिल्कुल भी फ़ील नहीं कराया। उस टाइम पे मिताली दी, झूलू दी हुआ करते थे, जब मैंने डेब्यू करा था, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे मैं सोच रही थी कि अरे फर्स्ट गेम खेलने आ रही हूँ, नर्वसनेस हर किसी प्लेयर को होती है अपने पहले गेम में। लेकिन वो एक अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने ऐसा फ़ील नहीं कराया, जिससे कि मैं वो मोमेंट से थोड़ा-सा आगे निकल सकी, कि मैं अपने बारे में सोच सकी कि मुझे फर्स्ट मैच है, अच्छा करना है। तो आई थिंक वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा ऐसा रहता है ना कि बंदा डरा हुआ होता है कि अरे पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो वो एक मोमेंट था। और अच्छा वाला एक मोमेंट ये था कि 2017 में जो हम वर्ल्ड कप खेले थे इंग्लैंड में, लॉर्ड्स में, क्योंकि वो मेरा फेवरेट ग्राउंड भी है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था उस मोमेंट को जब मैंने एन्जॉय करा। हालाँकि रिज़ल्ट जो भी आया था, लेकिन उसके बाद से वुमेन्स क्रिकेट मतलब अलग ही लेवल पे जा चुका है, और उस टीम का मैं हिस्सा थी, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। T20 वर्ल्ड कप और उसके फाइनल की हम बात करते हैं, या कई सारे ऐसे गेम हुए जहां पर एज अ फैन
हमको लगता है कि ये मैच में रीस्टार्ट बटन हो जाए, वो एक विकेट न जाए। आप लोग जब वापस लौटते हो जी। और आपको पता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी मतलब अगली सीरीज में भी नहीं आनी है, सालों बाद आनी है, वहां से एज अ प्लेयर कैसे आगे बढ़ता है दीप्ति? अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हमारे, और सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि उसके बाद हमारी कोई ना कोई सीरीज़ रहती है। तो हमें ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि हम इस चीज़ से बाहर कैसे निकलें। क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आप नेक्स्ट सीरीज़ में गए वहीं से वहीं, तो ज़्यादा हमें उस चीज़ के बारे में ध्यान रहता है जो हमें करना होता है नेक्स्ट। तो ये अच्छी चीज़ है कि कहीं न कहीं हमारे शेड्यूल में दूसरी-दूसरी सीरीज़ रहती हैं, तो उससे हम लोग वो चीज़ वहीं पे छोड़ देते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं, सो दैट कि जो भी पास्ट में हुआ होता है उसके बारे में ना सोच के फ्यूचर में या जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उसके बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं। देखिए, कभी ऑफिशियली लिखा नहीं गया, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल आपने भी देखा होगा। बात मेंस क्रिकेट की हो रही है। हम जब पूरा टूर्नामेंट अनबीटन थे और फाइनल हम हारे, तो हमने देखा कि हमारे जो कैप्टन थे रोहित शर्मा, वो 2 महीने के लिए एक तरीके से गायब हुए। वो सीरीज में नहीं थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, वो इंडिया से बाहर गए, टाइम लिया। फिर एक वीडियो आता है उनकी फैमिली का, जहां वो बोलते हैं, उनकी बेटी ने ये बात कही थी कि पापा विल बी फाइन सून और पापा विल बी स्माइल सून। तो वो अगली सीरीज से और सीरीज के बीच में या उस दिन जब ड्रेसिंग रूम लौटते हो, आप लोग कैसे अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार करते हो? और मैं वापस आपसे बोल रहा हूँ, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो तमाम बच्चे इस देश में जो छोटी सी गलती के बाद अपना अगला दिन बहुत मुश्किल कर जाते हैं, नहीं देखते हैं। मैं उनके लिए मैसेज आपसे चाह रहा हूँ कि हाँ, हम बहुत अच्छा खेले टूर्नामेंट, बट फिनिश वैसी नहीं हुई जैसा हम चाहते थे। और फिर वो ड्रेसिंग रूम में लौटना, होटल लौटना और अगले दिन तैयार होकर मिरर में खुद को देखना, वो कितना मुश्किल होता है, और उससे ओवरकम कैसे करते हो, उसको उससे पार कैसे पाते हो आप? सो मतलब पर्सनली मेरा तो ये रहता है कि जैसे मैंने बोला कि मैं पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। जो जो चीज मैं अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीजों ने मेंटली स्ट्रांग बनाया है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मुझे चैलेंज अच्छे लगते हैं, तो जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो आप धीरे धीरे स्लोली मेंटली स्ट्रांग बनते जाओगे कि आपको अभी आपको क्या डिसीजन लेना है। जो भी सिचुएशन चल रही हो, टफ सिचुएशन हो, लाइक 50 फॉर 4 या 5 हो, उस टाइम आपको कैसे खेलना है। या जब कुछ भी नहीं है, आप आराम से डग आउट में बैठे हो, तब आपको क्या लगता है। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी छोटे बच्चे खेल रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, सबसे बड़ी बात है कि खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं, अगर मैं ये चीज कर रही हूँ तो मैं कुछ मतलब पर्पस होना चाहिए उसके पीछे। क्योंकि मैं जो भी प्रैक्टिस करती हूँ, जो भी मैच खेलती हूँ, उसके पीछे पर्पस होता है कि नहीं, अगर मैं ये करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, तभी मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने गेम में हो, किसी भी चीज में आप मानो हो सकता है। तो जो सेल्फ बिलीव है ना, वो रखना बहुत जरूरी है। तो चीजें आप जो पास्ट में हुई होती हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हो, फिर आगे आगे का माइंड में रहता है। चलिए, माहौल थोड़ा बदलते हैं। हाथ में जब हनुमान जी बनाए, तो पहला रिएक्शन क्या था घर वालों का इस टैटू को देखकर? नहीं मतलब मैं तो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मतलब कनेक्शन भी है मेरा उनसे। तो ये मैंने तभी बनवाया था जब राम मंदिर की ओपनिंग हुई थी, उसी दिन बनवाया था मैंने ये। तो मतलब अच्छा लगा सबको, क्योंकि घर में भी सब लोग उनको बहुत मानते हैं। और जब भी वो मेरे साथ रहते हैं तो ऐसा रहता है कि मतलब हमेशा वो मेरे साथ ही रहते हैं, चाहे ग्राउंड में हो, रूम पे हो, या कहीं मतलब बाहर जा रही हूँ। अपने साथ तो बिलीव रहता है, उन पे भी भरोसा रहता है कि नहीं, कोई भी टफ सिचुएशन हो तो नैया तो वही पार लगाएंगे। राइट और लेफ्ट दोनों हाथ आपके क्रिकेट में पूरे यूज होते हैं, मतलब बैटिंग में लेफ्ट और बॉलिंग में राइट। जी। तो बैटिंग ज्यादा अच्छी हो इसलिए लेफ्ट हैंड को पिक किया, या कोई और कारण था कि मुझे टैटू लेफ्ट हैंड पर ही कराना है? टैटू का कारण पूछ रहे हाँ, हैं आप? अब नहीं आपको दोनों हाथ पिक कर सकती थी आप। नहीं, लेफ्ट में लेफ्ट इसलिए कि मतलब ये वाला तो बॉलिंग वगैरह के लिए ज्यादा बॉलिंग आर्म है, हाँ। यूज होता रहता है, ये वाला उतना यूज नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि आप नहीं। क्या बात करें, वो यूज नहीं होता, वो 188 सब इसी को यूज कर करके बने। टॉप हैंड तो यही है ना, लेफ्टी का टॉप हैंड ये रहता है। जी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो लेफ्ट हैंड में बनवाएंगे तो प्रॉपर मैं देख पाऊंगी ओके। इस तरफ से। तो बट ये ऐसे कुछ सोचा नहीं था, अगर सच बताऊं। बस ये रहा कि चलो लेफ्ट हैंड में बनवाते हैं, इतना कुछ सोचा नहीं था उस चीज के बारे में। ये चीज मतलब भारत के कई बड़े क्रिकेटर्स में हुआ, सौरव गांगुली में हुआ, आप में, हम जो देख रहे हैं, ये लेफ्ट और राइट ये कैसे डेवलप होता है? मतलब हम बैटिंग लेफ्ट करने लगे और बॉलिंग हम राइट करने लगे। एक होता है कि इंसान नेचुरली लेफ्टी और राइटी होता है, सो उसके लिए वो टॉप हैंड बन जाता है, या उसके लिए वो वर्किंग हैंड होता है। ये अलग, क्या अजीब नहीं लगता? या वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग मानूं कि आप वो प्रोफेसर हैं जो दोनों हाथों से अपने ब्लैक बोर्ड को तैयार कर सकती हैं? नहीं मतलब जब भी मैंने पहली बार जब बैट पकड़ा था घर में भी,
तो लेफ्टी ऐसे ही पकड़ा था क्योंकि आप नेचुरली, नेचुरल लेफ्टी हूँ मैं। हाँ, इसलिए आपने बैट वैसा चेंज करा, राइटी होके लेफ्टी में चेंज करा, ऐसा कुछ नहीं था मतलब। और फिर जब मैंने लेफ्टी बैटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि पहले मैं फास्ट बॉलर थी, हर कोई प्लेयर जो भी होता है फास्ट बॉलिंग बॉलिंग आप से ही शुरू करते हैं। बॉलिंग आप राइट हैंड से करती थी? हाँ जी, हम्म, मतलब नेचुरल शुरू से ही था, कुछ भी चेंज नहीं करा, बस जो चेंज करा फास्ट बॉल से स्पिन में स्पिन चेंज में। करा, बस इतना ही चेंज था। और फिर उसके बाद मतलब मैं सुरेश रैना को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि उनके जैसे बैटिंग स्टाइल है थोड़ा सा, मतलब ऐसे प्लेयर्स लोग भी बोलते हैं, बॉलिंग भी उनके जैसा ही है, तो उनको ज्यादा फॉलो करा, तो आई थिंक वो चीज थोड़ा थोड़ा और भी डेवलप होती गई मेरे गेम में। हाँ, और वो जिस टीम में रहे उसमें सबसे ज्यादा आईपीएल जीते थे। जी, अब आप जिस कहते टीम हैं में हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, आप जिस टीम में हैं तो आप मानकर चल रहे होंगे कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूपीएल वो धीरे धीरे जीतेगी आपके साथ रह के। अब जैसा आपने बोला कि आप उस, ये फास्ट बॉलिंग ऑफ स्पिन क्यों हुआ? फास्ट बॉलर का एक्चुअली उस टाइम पे मेरे भाई ने ही बोला कि स्पिनर्स होते हैं बट थोड़ा कम होते हैं, फास्ट बॉलर तो आपको हर जगह ही मिलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने फिर चेंज करा अपना कि चलो स्पिन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाती हूँ, जो भी कितना टर्न हो सकता है, कितना सीम पोजीशन मेरा अच्छा आ सकता है। तो मुझे लगता है कि भैया ने जब बोला ये चीज, तो फिर मैंने फिर नेक्स्ट डे से स्लोली स्टार्ट करी घर पे। पहले मैंने स्टार्ट करा कि चलो देखते हैं कैसे कितना टर्न हो सकता है बॉल में, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो फिर यही डिसीजन था, बाकी यही डिस्कस करा था, उसके बाद ये डिसीजन लिया कि चलो ठीक है स्पिन स्टार्ट करते हैं। मैं जब इंटरव्यू के आखिर में जाऊंगा तो मैं कुछ चीजें ऐसी पूछना चाहता हूँ जिसमें शायद मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल पिक हो सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज ये कि आपके फेवरेट प्लेयर, और जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के ही हों, मेन ही हों, बट आपके फेवरेट प्लेयर्स अगर कोई लिस्ट है तो वो कौन कौन है? एक आपने सुरेश रैना मेंशन किया, बट वो प्लेइंग स्टाइल के कारण शायद कि आपको लगता है बहुत मैच करती हैं। इंस्पिरेशन से लेकर अ, कई अलग अलग कैटेगरी में वो हो सकते हैं। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? अ, मतलब मेंस में बोले तो विराट कोहली, MS धोनी और सचिन सर, मतलब इनको बहुत देखा है, और फिर जब उनसे मिले तो एक अलग से ही मतलब खुशी होती है, एक मोटिवेशन सा मिलता है जब भी उनसे मिलते क्या हैं। क्या बात हुई जब मिली? पहली पहली वाली, आ, उसके बाद तो वो कंटिन्यू होती है, फिर वो बात कंटिन्यू होती है। पहली वाली जो होती है ना, नहीं जब बड़ा मैं वो रिकॉल वैल्यू होता है। जैसे मैं अब जाके सबको बताऊंगा, आप जिस दिन मैच जिता रही होंगी यूपी वॉरियर्स को, मैं हर दिन बता रहा मैंने इंटरव्यू किया है, वो मेरा पहला था। नहीं जब मैं माही भैया से मिली थी तो साउथ अफ्रीका में मिली थी, तो बहुत ऐसे ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के बात हो रही थी। पहले तो ऐसे हो रहा था कि मतलब लाइक स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही थी मैं। लेकिन जब उनसे पूछा कि जब आप जो सिचुएशन में खेलते हो आप कैसे इतना कूल एंड काम रहते हो, मतलब क्या आपके माइंड में चलता है उस टाइम पे, कि मुझे भी ये चीज डेवलप करनी है अपने गेम में। तो मुझे लगता उन्होंने कहा है कि देखो सिचुएशन कोई भी आ सकती है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे हैंडल करते हो उसको। आप उसको एज अ प्रेशर लेते हो या आप एज अ कूल एंड काम कि चलो ठीक है ये सिचुएशन है, अब मेरे हाथ में कि मैं कैसे हैंडल करूंगा। बाकी मुझे बॉलर को नहीं देखना कौन बॉल डाल रहा है, बस मुझे बॉल देखनी है और मेरे को मेरे हिसाब से शॉट खेलना है। ये वाला तो तो आप जब पूरा फॉलो करती हैं, वो दिखता है आपके गेम में। तो ये चीज जब से उन्होंने बताई कि कूल एंड काम रहो, कोई भी सिचुएशन हो आप आराम से वो चीज निकाल लोगे, हैंडल कर लोगे, तो मुझे लगता है कि वो उनके ये 2 से 3 वर्ड ही मेरे गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। विराट कोहली? विराट कोहली तो मतलब उनका जो कवर ड्राइव है एक उसके नंबर। सचिन तेंदुलकर शायद हम सब ने देखा एज इंस्पिरेशन उस कारण से। बिल्कुल। आपकी टीम में कौन ऐसा जिसको यू लुक आफ्टर कि नहीं? मिताली दी को मतलब ज्यादा उनके साथ भी खेले हुए हैं, और सेम लाइक जैसे मैंने माही भैया का बताया है, उनका भी सेम ही रहा है गेम में कि बहुत कूल एंड काम रहते हैं वो, तो बहुत इंजॉय करते हैं अपनी बैटिंग को, बड़ा ऐसे सीरियस रहते हैं, हम्म। लेकिन वो सीरियसनेस जो रहती है लाइक गेम के प्रति रहती है, लेकिन उसको बड़ा इंजॉय करते हैं वो। हाँ, क्योंकि गेम के बाहर उनके इंस्टाग्राम पर देखिए तो लगता है कि मतलब अ डिफरेंट पर्सन। जी। ड्रेसिंग रूम में सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? ऐसे दोस्त तो कोई नहीं है, मतलब सारे ही। बट मुझे ये लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में, मेंस टीम में शायद उतनी मस्ती नहीं होती जितनी वुमेन क्रिकेट टीम में हमको मस्ती दिखती है। और मैं आपसे जो एक चीज का जिक्र कर रहा था, मस्ती तो दोनों ड्रेसिंग रूम में होती है। तो आपकी कैमरे पर ज्यादा कैप्चर हो जाती है, फिर ये लगता है कि वो डगआउट पर होती है, वो खाते हुए होती है। दिखाते नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ मस्ती तो दोनों ड्रेसिंग रूम में होती है। हाँ, क्योंकि मैं जो इस मोमेंट की मैं आपसे बात कर रहा था कि वो आपने बताया कॉमनवेल्थ का जी। मोमेंट था कि भाई फंसा हुआ मैच है, आता प्लेयर गिर गया और उसके बाद सबके चेहरे पर और वो रिप्ले को देख देख के बार बार हंसी की ठीक है मैच जहां फंसा है फंसा है। जी।
फिर हमने वो देखा कि मैच जीतने के बाद आपकी टीम जो डांस करती है वो, अब हम ये मेंस क्रिकेट टीम में कम देखते हैं कि उतना खुलकर डांस हो रहा हो। चलिए, अगर आप दोस्ती आप इक्वल ले रही है, मैं ये पूछूं कि वुमेन क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम में सबसे फनी खिलाड़ी कौन है? मी एज इन सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है, मस्ती चुहल कौन करता है? मुझे लगता है जेमी और हनी, ये दोनों मतलब ऐसा रहता है कि अगर आपने कोई भी म्यूजिक लगाया स्पीकर पे तो हम तो हरलीन एयरपोर्ट पे करते देखे हैं। हरलीन विल डांस पक्का, चाहे वो पंजाबी हो नॉर्मल हो कोई भी हो, पंजाबी हो तो अलग ही एनर्जी आ जाती है। आप लोग टूर्नामेंट जीत कर आए थे, वो एयरपोर्ट पर वो भांगड़ा करने खड़े थे और वो ज्वाइन कर गई थी, वो भी हम लोगों ने देखा था कि वुमेन क्रिकेट टीम आ रही है। हाँ, और वही जैसा आपने कहा कि वो कहीं भी बजे। कहीं भी फिर जेमी है, मतलब ये दोनों है कि कहीं भी कोई भी म्यूजिक रहेगा अपना डांस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे सीरियस कौन रहता है? सबसे सीरियस ऐसा तो कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा जिससे मतलब ये लगता है कि इसको नहीं छिड़ना है, डरना है, सबसे ज्यादा टोटके कौन अपनाता है? उठ के तो कोई नहीं अपनाता कह हाँ, रही। क्योंकि आपने जो नाम लिया, सचिन जी एक कहानी हमेशा बताते हैं कि जब वो मैच फंसा देखते थे तो वो ड्रेसिंग रूम में किसी को हिलने नहीं देते थे। अच्छा। हाँ, तो अगर आप ऐसे बैठी हैं और अगर किसी ने बैक टू बैक 2-3 बाउंड्री मार दी तो आपको ऐसे ही बैठे रहना है। क्या ऐसे कोई टोटके वुमेन क्रिकेट टीम में भी हैं या आपकी टीम में? होंगे जरूर, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, सॉरी। आप कोई टोटका अपनाती हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं कि तो नहीं, मैं घुसूंगी तो ये भी कि नहीं। मैं पहला ये लूं। नहीं ऐसा नहीं है, जो मेरा होता है बस उसी को फॉलो करती हूँ, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। सबसे बड़ा लीडर कौन है ड्रेसिंग रूम में? लीडर लीडर एज एन लाइक मतलब कि गो टू पर्सन, कि नहीं कुछ हुआ इनसे जाकर बात कर सकते हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ, या जिसको टीम देखती है कि नहीं। मुझे लगता है कि देखिए जो जिससे ज्यादा कंफर्टेबल होता है बात करने में वो उनसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई चीज एक, हाँ। पूछनी है कि लाइक कोच से पूछें या कैप्टन से पूछें, जो जिसके साथ ऐसे फ्रीडम दे रखा है कि जिसको जिसके साथ पूछना है आप बात करो। इससे एक इनिशिएटिव ये लिया कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है मेन और वुमेन टीम का, ये इक्वल करने का, बराबर करने का, बेहतर करने का, ये इनिशिएटिव क्या फैंस में भी आपको रेप्लिकेट दिखाई देता है कि अब वो बराबर सम्मान मिल रहा है मेन वुमेन क्रिकेट टीम को? एक बीसीआई के स्टेप पर आप कैसे देखती हैं, और दूसरा फैंस से क्या उम्मीद रखती हैं अब जब मैचेस होंगे? ये एक तरीके से उनके लिए भी मैसेज होगा कि वो स्टेडियम में खूब आए, वो हाउसफुल हो। क्या आपको लगता है कि अभी भी कहीं वो अंतर है मेन वुमेन में, या आपको लग रहा है कि नहीं वो अंतर नहीं है, या वो कम हो रहा है और वो ग्रेजुअली पॉजिटिव साइड पर ही है? सी डिफरेंस है, थोड़ा है, क्योंकि पहले जब होते थे मैचेस उतने ज्यादा फैंस नहीं आया करते थे, लेकिन अभी जैसे हम लोग टेस्ट मैच भी खेलते हैं तो उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि फैंस लोग आएंगे, क्योंकि टेस्ट मैच बहुत लंबा चलता है। लेकिन उसके बाद हमने जो भी मुंबई में मैचेस खेले, जहाँ पे भी हमने टेस्ट मैच खेला, क्राउड बराबर आ रहा था और चेयर कर रहे थे हमें, तो वो चीज देख के अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत गैप जो भी है वो भी फिल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए वुमेन्स क्रिकेट काफी ग्रो हुआ है और काफी अच्छा भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उस चीज में भी ज्यादा टाइम लगेगा। भारत के अलावा कौन सी टीम है जो वुमेन क्रिकेट में आपको लगता है कि बहुत अच्छा डोमिनेट करती है, मतलब वो जो माहौल उनको स्टेडियम्स पे मिलता है, उनके लोकल ग्राउंड में मिलता है, वो चीजें इंडिया में भी आनी चाहिए? मतलब आप जो बता रहे हैं कि इंडिया के बाद जो स्ट्रॉन्ग टीम थोड़ा लगती है, मुझे वो लगता है ऑस्ट्रेलिया। हम्म। और उनके यहाँ आपको ग्राउंड पे वो माहौल, फैंस का माहौल, सपोर्ट, वो भी उतना ही दिखता है बराबर, कि वो भी एक प्लस पॉइंट होता है उस टीम के लिए कि नहीं उनको फैंस उतने मिलते हैं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाओ तो एक लगता है कि हाँ यार उनके घर आए हैं? नहीं देखिए, जहाँ पे भी चले जाएं हम, कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के कोने में, इंडियन फैंस तो हमेशा रहते हैं, साथ में ऑस्ट्रेलियन फैंस भी रहेंगे, क्योंकि उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दोनों को सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आखिरी 2-3 सवाल। एक एक के बीच में जो आप बंगाल खेली थी, क्या रीजन रहा फिर आप यूपी आई? नहीं मतलब देखिए, जैसे दादा ने बोला उस टाइम पे, तो दादा से थोड़ा टच में थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप हमारे बंगाल से खेलिए, तो फिर वो स्विच जो करा मैंने बिकॉज ऑफ दादा, तो उनसे बात हुई थी, फिर मैंने वहां से खेलना स्टार्ट करा, एंड नाउ अभी स्विच अगेन करा, क्योंकि फिर वो डीएसपी में जॉब मिला, योगी जी ने जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हाँ, किसी ने बोला था कि मेंस क्रिकेट टीम में सिराज साहब डीएसपी हैं और वुमेन क्रिकेट टीम में दीप्ति जी डीएसपी हैं, दो दो डीएसपी हमारे जी बढ़िया खेल रहे हैं। तो जो आपने बोला कि आप यूपी पे आए, यूपी के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हैं? डब्ल्यूपीएल और बीसीसीआई, मतलब नेशनल टीम, दोनों को अगर हम हटाएं, जो नई लड़कियां आ रही हैं, जो प्लेयर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए यूपी में अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज, आप उसको कैसे देखती हैं, कैसे महसूस करती हैं जो है? नहीं, पहले से काफी मैचेस होने लगे हैं, क्योंकि
पहले बहुत कम कैंप लगा करते थे, स्टेट अवे हमारे हम लोग डोमेस्टिक खेलने जाते थे, लेकिन अभी उस चीज़ में काफ़ी बदलाव आया है। कैंप लगते हैं, ट्रायल्स होते हैं, नंबर ऑफ मैचेस भी ज़्यादा होने लग गए हैं। तो मुझे लगता है जितना आप मैचेस खेलोगे उतना आपका मैच का टेम्परामेंट भी बढ़ेगा, उतना ही आप ज़्यादा सीख पाओगे। तो मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आए हैं यूपी में भी। घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि इंटरव्यू खत्म करूं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है मुझे लगता है लेकिन आप सिंपल, खत्म होने नहीं नहीं देंगे। नहीं, मैं उसको खुद कर रहा हूं, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है। तो इस सवाल से अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आखिर में इसलिए रखा था कि आप मुझे कोई सस्ता सा बॉलर समझकर इसके बाद धो ना दें। वो ये है कि 1997 में दीप्ति की पैदाइश हुई, 27 साल की रनिंग एज है, शादी कब कर रही हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। इसका मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। और घर से कोई, जैसे क्रिकेट पिच पर ले जाने का एक बात आई, प्रेशर आया, बड़े भाई ने बताया कि ऐसे खेलो, उस मामले में कोई एडवाइस आ रही है किस चीज़ में सॉरी? शादी के मामले में? नहीं, नहीं, से उन्होंने बोला है कि आपका गेम पे फोकस है, आप बिंदास खेलो, हमारा सपोर्ट है, बस यही यही उनके जब भी वो बोलते हैं यही वर्ड्स आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति, आपने बात की। और एक आखिर में जो मैंने सबसे शुरू में भी कहा था, फिर कहता हूँ, जिस जर्सी को आप पहन कर निकली यूपी वॉरियर्स, उम्मीद यही कि हम लखनऊ वालों को अपने, आपका जो होम स्टेडियम होगा, ढेर सारा मुस्कुराने का मौका देंगी, बहुत सारे अच्छे मैचेस खेलेंगी, और खूब सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी अचीवमेंट्स के लिए, और हम सब भारतीयों को आप खुश होने के मौके ऐसे ही देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला को अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।